हे गाइज, लास्ट क्लास तक लेंथ एंड वर्ड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे। उसके इफेक्ट के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अभी मैं एक बात बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा अगर क्लियरिटी में प्रॉब्लम आ रही होगी आज, क्योंकि मौसम ख़राब है, बरसात हो रही है बाहर, लाइट भी नहीं है, तो आप लोग थोड़ा हाई क्वालिटी में देख लेना इस वीडियो को। ठीक है, और एक बात है जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि इस चैप्टर के लास्ट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आरबीएससी की बुक में, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन उठा लेना, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूरी है करने। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेंथ एंड वर्ड कॉन्ट्रैक्शन मैंने बता दिया था। आज हम बात करेंगे उपयोगिता की, एप्लीकेशन की या उपयोग की। लेंथ एंड वर्ड सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं काफ़ी उपयोगिता शो करते हैं। एप्लीकेशन इनका बहुत अच्छा है हमारे डेली रूटीन में, हमारे जीवन में। ठीक है, उन सारी की सारी उपयोगिताओं पे मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं बस वही बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहली बात है, लेंथेनॉइड के तत्व जो मिश्र धातुएं निर्मित करते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड के तत्वों के द्वारा निर्मित मिश्र धातु जो होती हैं, उन मिश्र धातुओं को हम कहते हैं मिश्र धातु। ऐसा क्वेश्चन बन भी जाता है एक बार कि मिश्र धातु क्या होते हैं, बन भी जाता है, क्या बना भी है। आई थिंक 2018 या 19 के क्वेश्चन पेपर में बना था, आप लोग देख लेना, एक बार चेक कर लेना। मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होती है? लेंथेनॉइड तत्वों के द्वारा निर्मित मिश्र धातुओं को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपकी मिश्र धातुएं हैं। किससे निर्मित है ये मिश्र धातु निर्मित है लेंथेनॉइडों से निर्मित जो मिश्र धातु होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। और ये जो मिश्र धातु होती हैं, ये मिश्र धातु किस किस से बनी हुई है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिश्र धातुओं में सबसे पहले हम बात करते हैं, सीरियम पाया जाता है 40%। उसके बाद लेंथेनम व नियोडाइमियम पाया जाता है 44%। इसके साथ साथ आयरन पाया जाता है 5%। इसके अलावा अति सूक्ष्म मात्रा में कार्बन होता है, सल्फर होता है, सिलिकॉन होता है, कैल्शियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, इन पांचों की सूक्ष्म मात्रा होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए मिश्र धातु क्या है, उनका कंपोजिशन कैसे हुआ, तो आप लिख लेना, लेंथेनॉइड तत्वों से निर्मित मिश्र धातुओं को हम मिश्र धातु कहते हैं। और इसमें सीरियम 40% पाया जाता है, लेंथेनम और नियोडाइमियम मिलकर के 44% यहाँ पर होता है, आयरन 5% होता है। इसके अलावा ये 5 एलिमेंट्स भी होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो मिश्र धातु बनी है, इसका यूज कहाँ कहाँ है? सो आपने देखा होगा, गैस के लाइटर देखे होंगे, वहां पर इनका यूज करते हैं। गैस का लाइटर हो गया, या सिगरेट का लाइटर हो गया, या गोले फेंकने वाले जो टैंक होते हैं, लाइट के गोले फेंकने वाले जो टैंक होते हैं, उनमें भी इनका यूज करते हैं हम, या गोलियां बनाने में करते हैं, या गोले बनाने में करते हैं। इन सभी में मिश्र धातुओं का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ करते हैं? सिगरेट और गैस के लाइटर बनाने में, लाइट फेंकने वाले जो टैंक होते हैं उनमें, गोलियां बनाने में भी करते हैं, और गोले बनाने में भी इनका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा उपयोग बता देता हूं। अगर मैं मिश्र धातु के साथ मैग्नीशियम को मिला दूं, ठीक है, अगर मिश्र धातु के साथ मैग्नीशियम को मिला दूं, तो जेट इंजन के कल पुर्जे बनाने में हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नियोडाइमियम और प्रेजियोडाइमियम जो होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, वो धूप से बचने वाले जो चश्मे होते हैं, उनके रंगीन लेंस को बनाने के लिए इनके ऑक्साइड्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, सीरियम जो होते हैं, सीरियम जो लवण होते हैं, सीरियम लवणों का उपयोग हम एज अ कैटालिस्ट भी करते हैं, और सूती कपड़ों को रंगने में भी हम इनका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, इनके लवणों का। तो ये सारे के सारे उपयोग मैंने आपको लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स के जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन या कहें यूज, जो भी आप कहना चाहते हैं, उपयोग, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आ जाता है क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन आया था मिश्र धातु क्या होता है, तो ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, क्वेश्चन आ सकता है। मिश्र धातु
क्या होती हैं, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा इनका कंपोजिशन कैसे होता है, या जो चश्मे धूप से बचने वाले चश्मे के रंगीन लेंस होते हैं उनमें कौन से तत्वों के ऑक्साइड मिलाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है नियोडाइमियम और प्रेजियोडाइमियम के ही क्या मिलाए जाते हैं, ऑक्साइड मिलाए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंथेनॉइड सीरीज कंप्लीट होती है, यहां से हम एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट करते हैं। एक्टिनाइड्स रिप्रेजेंटेड बाय An। एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्टिनोइड्स कहते हैं। ठीक है, एक्टिनियम स्टार लगा होता है इस पर ऐसे करके 89। इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, आपके एक्टिनोइड्स कहलाते हैं। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। जितने भी एक्टिनोइड्स होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम यूरेनियम की। यूरेनियम के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांस यूरेनिक का मतलब होता है प्रायूरेनियम तत्व, हिंदी में कहते हैं प्रायूरेनियम तत्व। अब आप लोग तो हिंदी मीडियम वाले हो तो आपको प्रायूरेनियम तत्व ही लिखना है। इंग्लिश मीडियम में अगर होते तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, या इसको हम कहते हैं अति भारी, सुपर हैवी एलिमेंट्स। अति भारी तत्व भी इनको कहते हैं, सुपर हैवी एलिमेंट्स भी कहते हैं, प्रायूरेनियम तत्व भी कहते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ ले कि अति भारी तत्व कौन होते हैं, तो आपको लिखना है यूरेनियम के पश्चात आने वाले जितने भी तत्व हैं वो सब के सब आपके सुपर हैवी एलिमेंट्स या अति भारी तत्व कहलाते हैं। इन्हीं को हम प्रायूरेनियम तत्व कहते हैं। और एक बात तो मैंने आपको बता दी है, ये सारे के सारे जो एक्टिनोइड्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं। इसमें एक और बात है कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें ना, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी जो होती है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, वो डिक्रीज हो जाती है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे पहले वाले एलिमेंट्स की, इस सीरीज के। और जैसे जैसे इस सीरीज के एंड में आप जाओगे वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये ध्यान रखना है, यानी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ साथ इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। यूरेनियम के पश्चात वाले तत्वों को प्रायूरेनिक तत्व कहते हैं। प्रायूरेनियम तत्व या अतिभारी तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। एक और बात है, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो कृत्रिम रूप से ही पाए जाते हैं, नेचर में नहीं पाए जाते। आर्टिफिशियली उनको हमने क्या किया, फॉर्म किया। ठीक है, और बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, वो तो मैंने बता दिया, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो उनको बनाया गया है आर्टिफिशियली। और ये सारे के सारे क्या है, आपके अनस्टेबल होता है। ठीक है, सो यहां तक बात हो गई आपके एक्टिनोइड्स के स्टार्टिंग पॉइंट की। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, एक्टिनोइड्स को लैंथेनॉइड के नीचे क्यों रखा गया, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके आप दो मेजर रीजन बता देना। एक तो इनमें अत्यधिक समानता होती है गुणों में, इनके गुणों में समानता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए रखा गया। दूसरा, जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। ठीक है, स्पेस की कमी होने के कारण इसको हमने अलग रखा है। दो रीजन आपको लिखने हैं। लैंथेनॉइड से क्या करते हैं, काफी ज्यादा समानता व्यक्त करते हैं, और साथ साथ हम कहेंगे कि ये जो होते हैं आपके, ये सॉरी एक्टिनोइड्स एलिमेंट होते हैं, ये इसलिए रखे गए हैं लैंथेनॉइड के नीचे क्योंकि स्पेस भी तो कम था। तो आवर्त सारणी में स्पेस की कमी के कारण इनको हमने क्या रखा है, लैंथेनॉइड के नीचे रखा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसको हम सेकंड अंतः संक्रमण, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं इनको, यानी कि द्वितीय अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं इनको। तो लैंथेनॉइड्स को क्या कहेंगे, प्रथम अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, अंतः संक्रमण तत्व तो कहते हैं, वो तो मैंने आपको बताया। तो अंतः संक्रमण तत्व में इसको हम द्वितीय मानते हैं और उसको हम क्या मान लेते हैं, प्रथम मान लेते हैं। तो ये बात बताने की जरूरत नहीं है, तो आपको बताइए।
आगे बढ़ते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इनका, सॉरी 5F 0 to 40, 6D 0 to 2, 2 भी आता है, थोरियम का आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, और 7S में 2, देखो यहाँ भी 7S में 2 तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, ठीक है। 5F में 0 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6D में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 7S में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो अभी मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिस्कस करूंगा, बस इतना ही है इस चैप्टर में, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है, मतलब आज इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, अभी लगभग तो कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है। सो आगे डिस्कस करते हैं हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट्स लिख देता हूं मैं, ये रहा आपका एक्टिनियम, ये रहा थोरियम, ये रहा यूरेनियम, सॉरी प्रोटैक्टिनियम, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका यूरेनियम, उसके बाद आ जाएगा नेपच्यूनियम, उसके बाद आ जाएगा प्लूटोनियम, उसके बाद आ जाएगा अमरीशियम, उसके बाद आ जाएगा क्यूरियम, बर्केलिनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलबियम, नोबिलियम, और ये आ जाएगा आपका लॉरेंसियम, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, एक्टिनियम एटॉमिक नंबर बता देता हूं मैं इसका। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89, थोरियम का होता है 90, प्रोटैक्टिनियम का होता है 91, और यूरेनियम का होता है 92। इसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं 92 एटॉमिक नंबर के बाद, ऑल आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, और आर्टिफिशियल हैं ये सारे के सारे, ठीक है। ये आपके ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स है, प्रा यूरेनियम तत्व इनको कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है एक प्रा यूरेनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो आप कोई सा भी प्रा यूरेनियम तत्व उठा करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो 92 के बाद ये सारे के सारे 92, उसके बाद आ जाएगा आपका नेपच्यूनियम का 93, प्लूटोनियम का 94, एमरीशियम का 95, क्यूरियम का 96, बर्केलियम का 97, कैलिफोर्नियम का 98, आइंस्टीनियम का 99, फर्मियम का होता 100, और ये आ जाएगा आपका 101 किसका, मेंडलबियम का, और नोबिलियम का हो जाएगा 102, नोबिलियम का 102, एंड लॉरेंसियम का हो जाएगा 103, ठीक है। ये तो रहा आपका एटॉमिक नंबर सबके। एटॉमिक नंबर के बाद अब ये रहा आपका 4F, यहां आ जाएगा आप, सॉरी 4F नहीं 5F, अभी क्या है 4F लेंथेनॉइड चल रहा था ना, इसीलिए है कि नहीं है। ये आ जाएगा आपका 6D, और ये आ जाएगा आपका 7S, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे करेंगे हम, रेडॉन 86, वहां जीनोन 54 को हमने क्या किया था, स्टार्ट से किया था, यहाँ रेडॉन 86 हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपकी इनर्ट गैस है। बस रेडॉन 86 हो गया, एक्टिनियम 89 होता है, यहां से स्टार्ट करो। 7S में तो 2 इलेक्ट्रॉन सबके होने ही होने, ये तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए। जैसे हम वहां पे लिखते थे ना 6S में 2 इलेक्ट्रॉन सबके, तो जब वहां 6S में 2 इलेक्ट्रॉन सबके थे तो जीनोन 54 और 6S कितने हो गए थे 56, यहाँ 86 और 2 कितने हो गए 88, बस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब हमें काउंटिंग किसकी करनी है, मैंने उस टाइम भी बताया था, या तो आप 6D को याद रखो, तो 6D में इतने इलेक्ट्रॉन तो आने वाले हैं नहीं, तो इसीलिए आप सीधे सीधे 5F की एक गिनती याद रखो। अब ये काउंटिंग ऐसे याद रखनी है आपको, 0 0 2 3 4 6 7 7 9 10 11 12 13 14 14, ये गिनती आपको याद रखनी है, बस ये ध्यान रखना आपको। ये 5F में आपके इलेक्ट्रॉन्स है, 0 0, उसके बाद 2 3 4 5 को मिस करके 6 7 7 9
10 11 12 13 14 14। तो अगर मैं यहाँ काउंटिंग कर दूं तो ये रहा 0 0 2 3 4 6 7 7 9 10 11 12 13 14 14। ये तो आपके इलेक्ट्रॉन भरती है। अब आप आराम से बता सकते हो 6D में कितने इलेक्ट्रॉन जाने वाले। देखो एक्टिनियम है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 86 तो था ही, 86 और 2 हो गया 88। अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, वो डी में आ जाएगा क्योंकि एफ में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। थोरियम का देखो 90 है, 86 ये रहा, 2 ये रहा, 88, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा डी में। इसलिए मैंने आपको कहा था 6D में 2 इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, ये थोरियम में ही आते हैं। अब ये 91 है तो 2 और 2 4 हो गया, 86 और 88 90, यहाँ कितना आ जाएगा डी में, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 92 है, 3 और 2 5, 86 है, 86 3 और 2 5 हो गए, कितने हो गए 91, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ कितना है 93, तो 4 और 2 6, 86 और 6 कितने होता है 92, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये भी डी में आ जाएगा। अभी 6 और 2 8, 86 और 8 कितने होता है 94, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा डी में। यहाँ आ जाओ 7 और 2 9, 86 और 9 95, तो 95 कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। यहाँ आ जाओ 7 और 2 9, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका, है कि नहीं है। यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा क्योंकि 9 और 2 11 हो गया, 86 और 11 कितने होते हैं 97, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, आप गिन लेना ना खुद से 13, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, 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 14 और 2 16, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 6D में। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बस ये काउंटिंग आपको ध्यान रखनी है, मैं तो इसी को ध्यान रखता हूँ, बाकी तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 0 0 2 3 4 6 6 सॉरी 0 2 0 0 2 4 2 3 4 6 6 के बाद आ जाएगा आपका 7 7 9 10 11 12 और उसके बाद 13 14 14। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है, ये बात मैं आपको बता देता हूं। बस इतना ध्यान रखना है कि इन सभी एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ही है, जैसे लेंथेनॉइड की होती है। बट लेंथेनॉइड +3 के अलावा केवल +2 या +4 शो करता है, लेकिन इनमें कुछ एलिमेंट +2 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं, +5 भी शो करते हैं, +6 भी शो करते हैं और +7 भी शो करते हैं। ये ध्यान रखना है। देखो लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट +3 के अलावा +2 और +4 शो करते हैं, लेकिन ये +2 +4 +5 +6 +7 भी क्या करते हैं शो करते हैं। +3 तो इन्होंने शो करनी करनी, उसके अलावा कुछ कुछ एलिमेंट +3 तो सभी के सभी शो करेंगे, उसके अलावा कुछ +2 कुछ +4 कुछ +5 कुछ +6 और कुछ +7 भी क्या करते हैं शो करते हैं। लेकिन आपके आरबीएससी सिलेबस में ये नहीं है, इसलिए मैं इसको बताऊंगा भी नहीं कि कौन क्या शो करता है। ठीक है, यहां तक बात थी पूरे के पूरे एक्टिनोइड सीरीज की, इतनी ही बात थी आपके सिलेबस में। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक्टिनोइड और लेंथेनोइड। इसके अलावा जो अब डिस्कशन होता है यहां पर वो डिस्कशन होता है अंतर स्पष्ट कीजिए, लेंथेनोइड और एक्टिनोइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो भी जानकारियां अब तक आपको मिली हैं उसके बेस पर कुछ अंतर तो आप बता ही सकते हो, और कुछ नए पॉइंट आपके बुक्स में लिखे हुए हैं वो मैंने आपको कॉपी में लिख के दे दिए, आप उसको नोट करके वहां से उठा लेना, बस याद ही करना उसको। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे अंतर स्पष्ट करना है आप लोगों को। देखो एक साइड लेंथेनोइड लिख देते हैं, जैसे हम टेबल बनाते हैं, मैंने टेबल बना के आप लोग देख लेना, मैं यहाँ से अंतर बता देता हूँ। अब अंतर में आप सबसे पहले स्टार्ट करना कि ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टार्ट करना। ठीक है, कि लेंथेनोइड सीरीज के एलिमेंट +3 के अलावा +2 और +4 ही शो करते हैं, जबकि एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट बगल में लिख देना +3 भी शो करते हैं, +2 +4 +6 5 7 सब शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाना। तो नेक्स्ट में आप लिखना ये सारे के सारे कौन एक्टिनोइड, एक्टिनोइड जो होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन लेंथेनोइड जो होते हैं उनमें प्रोमीथियम ही केवल रेडियो एक्टिव है। तो देखो दो डिफरेंस तो यहाँ तक आपको डायरेक्ट पता चल गया। उसके अलावा तीसरा इफेक्ट जो डिफरेंस है वो मैंने आपको लिखवाया है कि लेंथेनोइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, लेकिन इस श्रेणी के जो एलिमेंट होते हैं एक्टिनोइड्स के वो ऑक्सो आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे UO पॉजिटिव यूरेनियम का ऑक्साइड है, UO2 सिंगल पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे करके प्लूटोनियम के भी ऑक्साइड बनते हैं, तो ये ऑक्सो आयन बनाते हैं। आयन मतलब इनमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो एक्टिनोइड सीरीज के एलिमेंट ऑक्सो आयन बनाते हैं, जबकि लेंथेनोइड सीरीज के एलिमेंट ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं।
वो सारी की सारी बातें मैंने लिखी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और बात है, जो लैंथेनॉइड श्रेणी के त्रिधनात्मक आयन होते हैं वो जनरली रंगहीन होते हैं, और इस श्रेणी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी त्रिधनात्मक और चतुर्धनात्मक अवस्था में, यानी कि 3 पॉजिटिव चार्ज और जब 4 पॉजिटिव चार्ज होता है उनमें, तो वो कलर्ड होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लैंथेनॉइड में कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता तो पाई जाती है लेकिन बहुत कम पाई जाती है, जबकि एक्टिनोइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, बस इसके जस्ट बाद ही तो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं मैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये जितने भी डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं अभी तक वो सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं, और कॉपी में तो मैंने लिखवा ही दिए हैं सारे के सारे डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से मैं बात कर सकता हूँ कि अब आपका चैप्टर जो है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, वो क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं और वो आपको करके लाने हैं। सबसे पहली बात, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल होते हैं, एक पहला क्वेश्चन आपको लिखना है, कोई भी धातु की बात करते हैं, किसी भी धातु के द्वारा किसी धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, किसी धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोराइड व ऑक्साइड के रूप में ही क्यों पाई जाती है। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैग्नीज फ्लोराइड के रूप में मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आप लिख लेना, जबकि ऑक्साइड के रूप में, जबकि ऑक्साइड के रूप में मैक्सिमम कितना, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, मैग्नीज जो है वो फ्लोराइड के रूप में तो मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि ऑक्साइड के रूप में इसके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम पाई जाती है। इसका रीजन आपको बताना है, और एक रीजन आपको इसका बताना है कि किसी भी धातु की जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो फ्लोराइड और ऑक्साइड के रूप में ही क्यों पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है।